जम्मू के झज्जर कोटली में मुसाफिरों से भरी बस सड़क से लुढ़ककर खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 10 अफराद हलाक जबकि 55 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों में कुछ का ताल्लुक रियासत बिहार से है। जख्मियों को जीएमसी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बस अमृतसर से कटरा जा रही थी। मुसाफिर वैष्णो देवी मंदिर जा रहे थे। से वैष्णो देवी मुंडन के लिए जा रहे थे और ड्राइवर अचानक बहुत पहले ठीक ही से आ रहा था, अचानक पता नहीं स्पीड कर लिया, उसके बाद गाड़ी खाई में चल गया। आप लोग कितने फैमिली मेंबर? आप लोग कहाँ से आ रहे थे? सारे अमृतसर से आ रहे थे। नहीं, लेकिन आप बिहार के लखीसराय के रहने वाले? हाँ, लखीसराय के हैं रहने वाले। तो अमृतसर कहाँ गए थे? अमृतसर मेरा घर भी वहाँ बना हुआ है ना, अमृतसर में। और बाकी फैमिली अमृतसर में रहते हैं। तो पहले लखीसराय से अमृतसर गए हैं, उसके बाद वहाँ से मुंडन कराने के लिए जा रहे थे वैष्णो देवी। कुल कितने लोग थे इस गाड़ी में? बच्चे मिला करके लगभग 72 तो गाड़ी की क्षमता था 72 का? हाँ, उतना। क्या हुआ? बच्चे लगा करके क्या लगता है तेज गति थी? गाड़ी बहुत स्पीड, अचानक 500 मीटर पहले ही गाड़ी स्पीड किया, उसके बाद ये हादसा हो गया। पहले आराम से जा रहा था, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं। ये मालूम नहीं। कितने बजे के आसपास? सर तो सोए हुए थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं था। हमारे नुमाइंदे राजेंद्र ट्रिक्कू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, ये बताया कि दिल दहलाने वाला हादसा पेश आया है, क्या वजूहात इसकी? बिल्कुल, ये दिलदोज वाकया पेश आया झज्जर कोटली में, जहाँ पे बस से खाई में गिर गई। वो अमृतसर से कटरा के लिए जा रही थी और कहा जा रहा है कि 2 मील से आगे 500-600 मीटर के करीब वो नियंत्रण खो बैठा और एक ट्रक के पीछे लग गई उसकी गाड़ी और फिर करवटें लेते हुए वो गाड़ी दूसरी तरफ से पुल को क्रॉस करके खाई में गिर गई। ऐसा वहां पे, लेकिन यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एसडीआरएफ जो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स है, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस ने एक बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया और इन सभी जो यात्री थे उस बस में उनको वहां से बाहर निकाला। और उसके बाद दंसालिक हॉस्पिटल है जिसमें करीबन 8 से 10 आदमियों को वहां पे एडमिट किया गया और उसके बाद जब उन्हें मृतक वहां पे घोषित किया गया और उसके बाद उन्हें जीएमसी में ले जाया गया और जख्मियों को भी जो इसमें इंजर्ड है उनको भी जीएमसी ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि कुल टोटल अगर बताएं तो 59 लोग इस हादसे में घायल हैं और 10 लोग इसमें जान बहक हुए हैं। जी राजेंद्र, ये भी कहा जा रहा था, सवाल उठ रहा था कि क्या इस बस में ओवरलोडिंग थी, इस वजह से ये हादसा पेश आया हो। और दूसरा ये कि कई लोगों के बारे में जो जख्मी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि शदीद जख्मी है, उनके मुतालिक क्या अपडेट? ये बिल्कुल वहां पे ये जो बस थी ये स्लीपर क्लास बस थी और इसमें बच्चे उन्होंने लाए थे जिनका उनको मुंडन करवाना था वहां कटरा में माता वैष्णो देवी के स्थापन से। ये जो बस वहां अमृतसर से निकली थी, इन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी वहां बिहार से अमृतसर ही बुलाया था, क्योंकि ये जो कुछ लोग हैं ये वहां पे मुकीम है, वहां पे काम कर रहे हैं और इन्होंने एक साथ इस बस को वहां से बुक किया था और वहां माता वैष्णो देवी की तरफ रवाना हुए थे। और आगे जाके ये हादसा पेश आया। जो भी 3 लोग वहां पे इस हादसे से बच गए हैं जिन्हें मामूली जख्म है, उनके साथ हमने बात की। 1-2 तो बिल्कुल ज़हनी तौर पे बिल्कुल परेशान थे, उन्होंने माफी मांगी बात करने के लिए और एक को काउंसलिंग करके हमने इस पूरी जानकारी इसके लिए। उनका कहना है कि ये जो 5:30 के करीब ये वाकया पेश आया वहां पे झज्जर कोटली में, वो सारे उस वक्त स्लीपर क्लास में सो रहे थे। जैसा पहले ही अर्ज किया कि बस स्लीपर क्लास थी, सो रहे थे और जब झटका लगा उसके बाद उनको पता चला कि कुछ होने हो रहा है। उसके बाद इन्होंने इन 3 लोगों ने वहां शीशे तोड़े और ये बाहर आ गए और उसके फौरन बाद वहां के मकामी लोग जो हैं और जैसा मैंने पहले कहा NHWAI और एसडीआरएफ की टीमों, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस जो सीआरपीएफ है, उन्होंने काफी मदद की इनको उस बस में इंजोर को बस में निकालने के लिए और इन्हें जीएमसी शिफ्ट करने के लिए वहां से
बड़ी मुस्तैदी से इन्होंने काम किया। जी बिल्कुल राजेंद्र, और एलजी ने भी इस हवाले से एक्सग्रेशिया का ऐलान किया है। हाँ बिल्कुल, एलजी ने 5 लाख जो जाँ बहक हुए हैं उनके परिजनों को के लिए ये कहा है कि उन्हें दिया जाएगा, और 50,000 रुपए दिए जाएंगे जो शदीद तौर पे जख्मी हुए हैं इस हादसे में। जी बिल्कुल राजेंद्र, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली। अनंतनाग के अशाजीपुरा में दहशतगर्दों ने अपने नापाक अजाइम को अंजाम दिया। दहशतगर्दों ने दीपक कुमार नामी एक आम शहरी को निशाना बनाया। हमले में दीपक की मौत हो गई। इस हमले के फौरन बाद सिक्योरिटी फोर्स ने इलाके को घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। अहले खाना की जानिब से नम आंखों के साथ दीपक कुमार की आखिरी रस्मात अदा की गई। वाज़ेह है कि कश्मीर में G20 इजलास की कामयाबी के बाद पाकिस्तान और पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट बौखलाहट का शिकार है। ये दहशतगर्द तंजीमें आम और बेकसूर लोगों को निशाना बनाकर दहशत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक दीपक एक मकामी सर्कस में काम करता था। इस हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। इस टारगेट किलिंग के बाद कश्मीर के अवामी हलकों ने इस हमले की मजम्मत के साथ साथ एहतजाज भी किया है। जब हम जाके देखे वहाँ पे तो वो ऐसे पड़े हुए थे उल्टे से, फिर हमने उठाया उनको तो फिर अस्पताल लेके गए उधर से उनको। कोई बात हुई? क्या बात हुई? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई है उससे। पहले जब जाने से पहले कोई घर नहीं, उन्होंने बोला था कि खाना लेके आए थे, मैं पानी लेके आता हूँ और दूध लेके आता हूँ पीने के लिए। कभी उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है, किसी ने धमकी दी हो? आपको डर लगता था वहाँ जिस तरह के हाल में हालात थे, वहाँ पे किसी चीज का डर खौफ था? मुझे नहीं सके किसी का। 23 साला दीपक कुमार उर्फ दीपू वल्द माशू कुमार साकिन बिलासपुर गांव जिला उधमपुर की तहसील मजल्टा के थायल का रहने वाला है। दीपक अनंतनाग में जंगलात मंडी के करीब तफरीही पार्क में प्राइवेट सर्कस मेले में काम करता था। दीपक की शादी 1 साल पहले हुई थी। उसकी बीवी हामला है। दीगर पसमानदान में मां बाप के अलावा बसारत से महरूम भाई है। मुतवफी दीपू के भाई राजू ने कहा कि उन्हें पता चला है कि अनंतनाग में उनके भाई को मिलिटेंटों ने कत्ल कर दिया है। उन्होंने कहा कि वो अकेला खानदान का कमाऊ था। उन्होंने दीपक के साथ इंसाफ करने और कसूरवारों को सजा देने की मांग की। कल हुई थी बात 8:30 बजे रात को, तो उसने बोला था मैं पैसे भेज दूंगा 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाएगी। तो आज सुबह पता चल रहा है उसको मिलिटेंटों ने ऐसे ऐसे गोलियां मार दी हैं। तो हमारा क्या कसूर था सर? बस हमको इंसाफ चाहिए। हमारे लोग, एक मेरी घरवाली है, एक मैं हूँ, एक मेरा पापा है, तो मम्मा उधर रहती है कठुआ में। बस हम ही 4-5 जने हैं। हाँ, वो अकेला ही कमाने वाला था। वो पैसे देता था, हमारा घर चलता था। दवाइयाँ भी उसी पैसे से आती थी। मेरी आंखें खराब है, 4 साल हो गए। आज 7-8 हज़ार रुपए की महीने की दवाई आती है। पीडीपी के तर्जुमान सुहेल बुखारी ने अनंतनाग में गैर मकामी फर्द के कत्ल की मजम्मत की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी मामूल के झूठे बयानिए का प्रचार कर रही है। पीडीपी तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत ज़मीनी हकीकत को तस्लीम करे और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और इस तरह के वहशियाना टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सख्त इक़दाम करे। नहायत ही अफसोसनाक, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। साथ ही ये जो आए दिन बेगुनाहों की जानें जा रही हैं, इससे ये साफ़ हो रहा है कि जो अभी की डिस्पेंसेशन है, बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने का जो काम है उनका, उसमें नाकाम हो गई है। फॉल्स नैरेटिव ऑफ नॉर्मलसी में आए दिन ऐसे इंसिडेंट से एक पंक्चर होता है। मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो होश के नाखून ले, जो रियलिटी ऑन ग्राउंड है उसको एक्सेप्ट करे, और फिर यहाँ जो अमन के लिए कोशिशें हैं अमली तौर पर, ना कि जिस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उसकी तरफ ज़रा ध्यान दें और काम। फिलहाल तो हम नॉर्मलसी की बात करें, जो ये प्रोपेगेंडा इनका किया हुआ है, जो नैरेटिव बना रहे हैं जो कि हकीकत से कोसों दूर है, उसमें हमको शायद कहने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के इंसिडेंट्स हैं, वो ख़ुद इनकी कलई खोल रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें इस पर कुछ और कहना नहीं है।
शोपियां में टारगेट किलिंग के खिलाफ एहतजाज किया गया। अनंतनाग में कल मिलिटेंटों ने एक शख्स को गोली मारकर हलाक किया था। लोगों ने शोपियां में पुरअमन एहतजाज किया। कसूरवारों को सख्त सजा देने की मांग की गई। तो सिलसिला जारी रहा है और हमने बार बार इसके मुतालिक मतलब आवाज़ उठाई है, क्योंकि जो इनोसेंट किलिंग्स है, इस्लाम कहता है कि बेकसूरों को मारना मतलब एक इंसानियत का कत्ल है, क्योंकि ये कहीं दर्ज नहीं है हमारे इस्लाम में भी कि मतलब किसी बेकसूर को मारना ये तो ठीक नहीं है। हमने बार बार मतलब इसके मुतालिक अपनी आवाज़ उठाई है और आज का जो सानिया हुआ है, मतलब एक गरीब जो बाहर से यहाँ मजदूरी करने आया था जिसका नाम दीपू था, अनंतनाग में उसकी मतलब उसको गोलियों से निशाना बनाया गया है। ये इंसानियत का कत्ल है, इसकी हम मजम्मत करते हैं। हम आए रोज़ यही देखते हैं, क्योंकि हर रोज़ किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में इनोसेंट किलिंग हो रही है, क्योंकि खून तो एक ही है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो। अगर हम देखा तो खून तो एक ही है ना, खून तो अलग अलग नहीं है ना, हर किसी में खून तो एक ही है। पर अभी कल जो अनंतनाग में ये जो इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि दीपू भाई की जो वहाँ पे उनको किलिंग से मार दिया गया है, उनको ब्लड लगा हुआ है उनको, क्योंकि हम पूरी मजम्मत करते हैं इस चीज़ को। कश्मीर में सिविल टारगेट किलिंग की मकामी लोगों ने मजम्मत की। उन्होंने इस वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सिविल सोसाइटी से वाबस्ता अफराद ने कहा कि कश्मीर में यह कत्लो गारत गिरी बंद होना चाहिए और यहाँ अमन कायम होना चाहिए। उनका मजीद कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में मजहबी हम आहंगी चाहते हैं, ताहम कुछ अमन दुश्मन लोग इसमें रखना डालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कई दहाइयों से यहाँ पर देख रहे हैं कि आम लोगों की किलिंग हो रही है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसा एक माहौल पैदा हो, ऐसा एक माहौल बने जिससे हर किसी को लगे कि मैं महफूज हूँ। हम सभी कश्मीरी लोग इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। जिसका कोई अपना नज़दीकी रिलेटिव मारा जाता है, ये वही लोग जानते हैं उसके घर में क्या गुजरती है। तो हम यहाँ चाहते हैं कि हम आपस में भाईचारे के साथ रहें, कत्ल गारत ना हो। अल्लाह ताला से ये दुआ मांगते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हम सबों को सलामत रखें। ये जिस तरह आपने बात कही है गैर मुस्लिम था, यहाँ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की बात नहीं है। यहाँ बात है कि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक इंसान यहाँ पे मारा गया है जिसके हम बिल्कुल खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। इनोसेंट किलिंग्स अलाउ नहीं है, चाहे हिंदू मज़हब हो, चाहे सिख बुद्धिस्ट या क्रिश्चियन हो या मुसलमानों का हो। जो कल की किलिंग्स हुई मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारे अल्लाह ने सबों को बनाया है, उसने पैदा किया है और बंदे को ये इजाज़त नहीं देती है कोई भी मजहब कि वो किसी की किलिंग्स करे, इनोसेंट किलिंग्स करे। शाहजीपुरा अनंतनाग में उधमपुर के दीपक कुमार की मिलिटेंटों के जरिए कत्ल के बाद सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया गया है और सिक्योरिटी को अलर्ट पर रहने की भी हिदायत दी गई है। दीपक कुमार जिस सर्कस में काम करते थे वहां पर भी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है, जबकि हमले में मुलविस अफराद का सुराग लगाने के लिए पुलिस ने दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ताउन से कोशिशों को तेज कर दिया है और मामले की बड़ी बारीकबीनी से तहकीकात की जा रही है। उधर जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला के अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत की है। उन्होंने दीपक कुमार के अहलखाना के हक में 5 लाख रुपए का एक्सग्रेशिया भी वागुजार करने की हिदायत दी है। आम लोगों ने भी इस वाक़े की कड़े अल्फाज में मजम्मत की है। बिल्कुल, हम इस वक्त उसी सर्कस के नजदीक मौजूद है जहां पर कल रात मिलिटेंट अचानक नमूदार हुए और दीपक कुमार नामी मजदूर पे नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दीपक कुमार मौके पर ही दम तोड़ बैठे। आप सर्कस का मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से सर्कस जो है अभी सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अभी अंदर ही है और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है इनके लिए कि वो फिलहाल इस सर्कस से बाहर ना आए। और जिस तरह से हमने देखा कि एक रोक लगने के बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है मिलिटेंट्स की जानिब से और लगातार इस हलाकत के तई जो है कंडमनेशंस आ रही है, चाहे पॉलिटिकल सर्कल्स हो या फिर यहाँ के लोग हो, तो वहाँ वो इस हलाकत को कंडेम कर रहे हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के मजदूर हैं जो कि आई विटनेसेस भी हैं, ये मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बिजली लेबर का काम बंदा कर रहा था, 8 साल से काम कर रहा था। कल ये पानी लाने के लिए गया, पानी ला के यहाँ पे पुल पे पहुंचा, पुल से तो फिर इंसिडेंट हुआ कि हम बंदों ने यहाँ पे फायर की आवाज सुनी, सब बाहर निकले तो वहाँ पे देखा तो ये डेड पड़ा था। फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया क्या? हाँ, अस्पताल पहुंचाया गया तो वहाँ डॉक्टर ने डेड कर दिया सर। आप कहाँ से? मैं बिहार से। तो क्या हुआ उस वक्त? मतलब आवाज आई तो मतलब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ गिरा हुआ था पुल क्या है। उसके बाद
कोई सर्जन आए तो बोले कि स्कूटी में बैठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ देता हूँ। फिर मैं वहाँ गया तो हम लोग सब आदमी कम से कम 30 आदमी गए, जाकर देखे कि वहाँ पे तो चाहते हैं आप इंसाफ मिले? हाँ, तो सही इंसाफ तो मिलना ही ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, न सिर्फ बाहर के लोग इस हलाकत को कंडेम कर रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ काम करते थे, कश्मीर के रहने वाले हैं, तो वो भी इस टारगेट किलिंग को कंडेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर अमन की फिजा जो है वो फिर से बहाल हो जाए। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त हो रहा है और सीआरपीएफ के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी इन लोगों को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल जिस तरह से हमने कहा कि एडवाइजरी एक जारी कर दी गई है इनके लिए कि ये फिलहाल अपनी अपनी जगहों पर ही रहे और अपनी जगहों से बाहर ना निकले, ताकि इन लोगों की हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। बीजेपी के कौमी तर्जुमान मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पाकिस्तान अपने मुल्क की खराब माशी हालत की वजह से मायूस हो चुका है, इसलिए वो कश्मीर में अदम इस्तेकाम की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्द इस हिस्से को अबूर करने के काबिल नहीं है, इसलिए वो मासूम शहरियों को निशाना बना रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मनजिंदर सिंह जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। आने वाले लोकसभा इंतखाबात के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी गुज़िश्ता 9 सालों के दौरान नरेंद्र मोदी हुकूमत की तरफ से की गई तरक्की को पेश करने के लिए एक मुहिम शुरू करेगी। सरकार ने बड़े पुख्ता कदम उठाए हैं। अभी फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान की, वो खुद बर्बाद हो रहा है और ये पवित्र धरती जो है इसके ऊपर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है। ऐसी इक्का दुक्का घटनाएँ वो कहीं ना कहीं करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन बाई एंड लार्ज आप देखें कि पिछले 9 सालों से बहुत पीस मेंटेन की गई है। उन लोगों के ऊपर बहुत शिकंजा कसा गया है। पाकिस्तानी जुर्रत नहीं करते अब भारत की सीमा को पार करने की, हाँ, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का इंसिडेंट हो जाते हैं जिनको लेकर भी भारत की सरकार बहुत चिंतित है। खैर मकदम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू के सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता ने अनंतनाग में टारगेट किलिंग पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। इसे एक संगीन मसला करार देते हुए उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने मुतालबा किया कि वादी कश्मीर में तैनात PM पैकेज और दीगर अक़लियती बरादरियों के मुलाजमीन को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम की जाए। क्या हुआ वाकई एक दिल खराश वाकया है, बहुत दुख हुआ ये सुन के हमारे उधमपुर का एक नौजवान जो मजदूरी करने के लिए अनंतनाग गया हुआ था, उसकी मिलिटेंटों ने हत्या की थी। हम इसकी जबरदस्त मजम्मत करते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से फिर कहना चाहते हैं कि आप जो कहते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं कि साहब टारगेट किलिंग या मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई है, ग्राउंड रियलिटीज डिफरेंट है। आपको उस पर सोच विचार करना चाहिए। और इस किस्म के वाकयात पहले भी हुए हैं, लेकिन आप किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। उस वक्त भी जनाब डॉक्टर फारूक साहब ने कहा था जब शुरुआत हुई टारगेट किलिंग की कि आपको अपोजिशन को, जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के अपोजिशन लीडर हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। और इसके बारे में ये एक साझी बात है, ये कोई किसी की वो नहीं है कि भाई हमारी ही ये बात है, नहीं, ये सबकी परेशानी है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि साहब आप ऐसा कीजिए और सबकी राय लीजिए, बात निकलती है, लेकिन ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बीजेपी के सीनियर लीडर कवेंद्र गुप्ता ने अनंतनाग वाकये की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ये लोगों में खौफ पैदा करने की मजमूम हरकत है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचा देंगे। समझना होगा कि ये एक कोल्ड वार है और लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने अपनी जान पर खेल करके बहुत अच्छा काम किया है और कश्मीर में पत्थरबाजी, आतंकवाद, रोजमर्रा के जो कैलेंडर जारी होते थे, लाखों की तादाद में सड़कों पर लोगों का आना, आज उस पर लगाम लगी है। लेकिन आज भी कुछ अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स बनकर के वहां पर आतंकवादियों के जो समर्थक है काम करते हैं, उनको इंफॉर्मेशन वगैरह देते हैं। वो जानबूझ करके खबर बनाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। कल जो दीपू का वहाँ पर शहादत हुई है, अपने आप में बड़ी दुख की बात है। और अकेला परिवार में कमाने वाला था, उधमपुर का लड़का था, वो वहाँ पर सर्कस मेला है वहाँ पर काम करता था। लेकिन इस प्रकार के कायर लोग जब
इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं तो स्वाभाविक बात है कि थोड़ी दहशत का माहौल बनता है। लेकिन इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सरकार की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से कोई कहीं खामी रही हो, कोई कमी रही हो। तो कुल मिलाकर के जल्द ही उनको मार भी गिराया जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो अभी भी बचे हैं उन पर भी कार्रवाई। इसको G20 की बौखलाहट के रूप में पेश किया जा रहा है। मैं नहीं मानता ये बौखलाहट कोई, ये एक पूरा मिशन है जो पिछले 32 साल से बराबर चल रहा है। और G20 के दोनों आपने चौक चौबंद रखी थी, सुरक्षा इसलिए नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने फिर एक मैसेज दिया कि हम वही हैं, और लश्कर के लोगों ने इसे स्वीकारा भी है। तो मैं चाहूंगा कि इससे पहले भी अब जितनी हत्याएं हुई उसको भी देख लीजिए। और इससे एक खतरा ये नए सिरे से पैदा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। जो हमारे बच्चे वहां हैं, जो एम्प्लॉयज वहां हैं, या जो रेगुलरली भी माइनॉरिटीज के लोग वहां हैं, तो उनकी सुरक्षा का सवाल हमारे लिए भी चिंता का विषय है और एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग हिलाल अहमद शाह ने घंटाघर लाल चौक अनंतनाग में दीपू कुमार के साथ इजहार यकजहती के लिए कैंडल मार्च का एहतमाम किया। कैंडल मार्च में मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों, सिविल सोसाइटी और तलबा ने शिरकत की। उन्होंने कत्ल की मजम्मत की। इस वक्त हम अनंतनाग के हिस्टोरिक जो लाल चौक है, लाल चौक हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद जमा हुए। हमने कैंडल मार्च यहाँ मेहंदी कदल से यहाँ लाल चौक तक निकाला। इसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे ट्रेडर्स, ट्रांसपोर्टर, सिविल सोसाइटी, सोशल एक्टिविस्ट, यहाँ तक कि आज औरतें जो आप देख रहे हैं, माएँ बहनें, यहाँ के लोकल जितने भी लोग हैं वो सारे इकट्ठे मिलजुल कर निकले हैं। मकसद यही है कि ये जो हमारे दीपू कुमार, एक इनोसेंट किलिंग जो कल हुई है, उनकी सॉलिडिटी के लिए हम यहाँ पर सारे ये कैंडल मार्च में निकले हुए हैं और हम स्ट्रांगली इसको कंडम करते हैं जिस तरीके से इनोसेंट किलिंग हो। यासीन मलिक को तख्तेदार पर लटकाना ही इंसाफ होगा और अगर उसे फांसी की सजा सुनाई जाती है तो बीजेपी इसका खैर मकदम करेगी। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने आज त्राल के दौरे के मौके पर मीडिया के सामने इन ख्यालात का इजहार किया। अल्ताफ ठाकुर ने अनंतनाग में उधमपुर के मजदूर की हलाकत पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार हो गया है और इसलिए दहशतगर्द अब ऐसी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। यासीन मलिक एक दहशतगर्द है, आतंकवादी है। कश्मीर में गन लाने वाला यासीन मलिक है, कश्मीर में ग्रेनेड लाने वाला यासीन मलिक है, आईएफ ऑफिसरों को मारने वाला यासीन मलिक है, कश्मीरी पंडितों को मारने वाला यासीन मलिक है, कश्मीर में सैकड़ों नौजवानों को मरवाने वाला यासीन मलिक है, कश्मीरी पंडितों को बिट कराटे के जरिए मारने वाला यासीन मलिक है। कल जो पीला एनआई की तरफ से आई है, मेरा मानना है और यही हमारा स्टैंड है कि जो कातिल होगा उसको सजाई मौत मिलनी चाहिए। अगर कोर्ट यासीन मलिक को सजाई मौत का फैसला सुनाती है तो भारतीय जनता पार्टी उसका खैर मकदम करेगी, वेलकम करेगी, क्योंकि यासीन मलिक वो खूंखार आतंकवादी है। वो खूंखार आदमी जिसने 2016 में टेरर फंडिंग के जरिए यहाँ राइट्स कराई जिसमें 112 नौजवान शहीद हुए। उससे पहले भी जितनी भी उनकी एक्टिविटी थी, चाहे वो रुबिया सईद वाला मामला हो, आईएफ ऑफिसर्स का कत्ल का मामला हो, नौजवानों का कत्ल मामला हो, यासीन मलिक को फांसी मिलनी चाहिए। यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी, खूंखार दहशतगर्द है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के लीडर और ऊडी के साबिक वजीर ताज महिउद्दीन ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात न करवाकर जमहूरी अमल में का मजाक उड़ाया है। ताज ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी तैयारियों के बावजूद बीजेपी यहां इंतखाबात में ताखीर कर रही है। उन्होंने चंदनवाड़ी ऊडी में पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। ताज महिउद्दीन ने कहा कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी वाहिद सियासी जमात है जिसके लीडर जमीन पर हैं और उनके मसाइल सुन रहे हैं। यही वजह है कि दीगर सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले ऊडी के बहुत से लोग डीपीएपी में शामिल हो रहे हैं। क़यामत का किसी को पता है कब आएगी? इसी तरह इलेक्शन का भी किसी को नहीं पता कब होगा। हमारे इलेक्शन को मजाक बना दिया। आज तो इलेक्टोरल रोल भी बन चुके, हर चीज बन चुकी है। इलेक्शन कमीशन कहाँ है? वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी क्यों नहीं कर रहा? अगर हालात हो सकते हैं, अगर G20 हो सकता है, अगर ये कहते हैं कि हमने यहाँ म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन करवाए थे तो फिर इलेक्शन से क्यों भाग रहे? जब बीजेपी तैयार होगी, शायद वो 100 साल तैयार ना हो यहाँ, तो यहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। जिन होम मिनिस्ट्री कहेगी कि हम तैयार हैं, सिक्योरिटी दे सकते हैं,
तो इलेक्शन होने चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर एडिशनल डीजीपी पुलिस के हमरा बारामूला का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। अवामी अहमियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया और माजूर अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की गई। डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग, डीसी बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश, सदर एमसी बारामूला के अलावा तरक्की पसंद किसान और दीगर भी इस तकरीब में मौजूद थे। एलजी ने कहा कि बारामूला जिला तारीखी अजला में से एक है और दीगर अजला की तरक्की के साथ साथ हुकूमत इस जिले की तरक्की के लिए पुरअज़्म है ताकि यहाँ के रहने वाले राहत की सांस ले सके। समय में बारामूला पिछले कुछ वर्षों से हो रही अनवरत तरक्की की धारा से पूरे जम्मू कश्मीर के लिए नई ऊर्जा का एक केंद्र बना है। आज व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्यों में नैतिक आधार को अपनी ऊर्जा बनाकर बारामूला देश की एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में काम करने की ओर अग्रसर है। उन सर्वोत्तम मूल्यों और ऊंचे लक्ष्यों को मैं तो पत्तियों से अर्ज करूंगा। पुकावी रूह जब बेदार होती है जवानों में, पुकावी रूह जब बेदार होती है जवानों में। आपका खैर मकदम है। बीजेपी के कौमी तर्जमान मनजिंद्र सिंह सिरसा ने कहा कि पीओजे के पनाहगजीनों को जम्मू कश्मीर में सियासी तहफुजात हासिल करने का हक है। वो आज जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। सिरसा ने पीकेएच रेफ्यूजीज के एक रोजा कन्वेंशन में शिरकत की। रेफ्यूजीज के नुमाइंदों ने अपने मुतालबात पेश किए। अहम मुतालबात में पीओजे के पनाहगजीनों की एक वक्त में ही बाज़ाबातकारी शामिल थी। वो चाहते थे कि मरकजी हुकूमत पनाहगजीनों को पूरी रकम अदा करे, जैसा कि मरकज में मौजूदा हुकूमत ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की कोई सियासी आवाज नहीं है, इसलिए उनके हकीकी मसाइल को सियासी फॉर्म्स पर उजागर नहीं किया जा रहा है, सियासी फोरम्स पर उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि जम्मू कश्मीर असेंबली में उनके लिए 8 निशिस्तें मुख्तस की जाएं। तो इनसे हमारा यही मुतालबा रहेगा कि वो बकाया जो पैकेज है वो जल्द से जल्द और एक ही दफ़ा एक ही यकमुश्त वन टाइम सेटल करके उसको हमें दिया जाए ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। इसके अलावा हम शाह साहब को, मोदी साहब को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने ऐलान किया था कि मकबूजा कश्मीर एक दिन खाली होगा, हमारे साथ आएगा। हम वहाँ के रहने वाले हैं, हमारी ज़मीनें जायदाद वहाँ पड़ी हैं। हम चाहेंगे जितना जल्दी करें, हम सरकार के साथ वहाँ जाने के लिए फ़ौज के साथ भी वहाँ तैयार हैं। हमारे इलाके को जल्द से जल्द खाली कराया जाए। इनका बड़ा अधिकार है, उस अधिकार के लिए हम केंद्र सरकार से निरंतर बातचीत करते हैं। केंद्र के गृह मंत्री जी से बातचीत हुई और हम चाहते हैं कि इनकी रिजर्वेशन हो और इनको अपने अधिकार मिलें। जो पीओके से खास तौर पर माइग्रेटेड लोग हैं उनके अलग से जो उनकी समस्याएं हैं उनका भी निदान हो। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस साल जून से कश्मीर में प्रीपेड स्मार्ट बिलिंग शुरू कर रहा है। केपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर जावेद यूसुफ ने बताया कि पहले मरहले में 55,000 से जायद मीटर्स को प्रीपेड मोड में तब्दील किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को प्रीपेड मीटर के फवायद के बारे में आगाही मुहिम भी शुरू की गई है। अवाम ने इस इक़दाम पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। ज्यादातर लोगों का कहना है कि प्रीपेड और पोस्टपेड का इंतखाब सारिफ को दिया जाना चाहिए। मोबाइल फोन हमारे घरों में है या डिश टीवीज हैं, ये भी हम प्रीपेड मोड में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम पहले बिल भरते हैं उसके बाद इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगले महीने से जून से हम जो पिछले साल हमने मीटर लगाए थे, स्मार्ट मीटर जो लगाए थे करीब 55,000, तो पहले फेज में हम उनको पोस्टपेड से प्रीपेड में लाएंगे। देखिए, जब यहाँ पे आप बाई कैश जाते हैं, बिल भरते हैं, तो उसमें ताख़ीर भी हो जाती है। सरकार ने उसमें एक इनिशिएटिव रखा है कि भाई अगर आपने वक्त पे बिल अदा नहीं की, आपको 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा अलावा देने होंगे, लेकिन फिर भी उसका बिजली कनेक्शन जो है वो काटा नहीं जाता था। अब आप जो ये सिस्टम कर रहे हैं, गरीब तबके की तरफ आप देखिए कि वक्त पे उसके पास पैसा नहीं होगा, वो जमा करता है पाई पाई जमा करके, और उस टाइम जब उसने भरना होगा प्रीपेड या पोस्टपेड, डेफिनेटली आप कनेक्शन काटेंगे। उसके बाद उसके लिए भी मुश्किलात, और जो आप एक्स्ट्रा ले रहे थे, जो आपको एक्स्ट्रा आ रहा था कि थोड़ा सा आप 10 दिन के बाद कोई बिल भरता था बैंक में, तो वो भी आपका बेनिफिट था, उस बेनिफिट को आप ख़त्म कर रहे हैं। और दूसरी जानिब जो मुसीबत जो है वो गरीबों के लिए खड़ा कर।
बज़्म अदब बटपुरा कान्हामा कश्मीर की तरफ से टाउन हॉल कुंजर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें नौजवान शायर खुर्शीद खामोश का शेरी मजमुआ तेजाब त्रेश की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। इस तकरीब में वादी के सरकर्दा अदीबों और शायरों ने शिरकत की। तकरीब की निजामत डॉक्टर वाहिद रजा ने अंजाम दी। तकरीब की सदारत प्रोफेसर शाद रमजान ने की, जबकि मेहमान जी वक़ार शहनाज रशीद और मेहमान खसूसी रंजूर तिलगामी रहे। मुख्तलिफ अदीबों ने किताब पर तबसरा पढ़ा। प्रोग्राम के एक निशिस्त में मुशायरा भी हुआ। तकरीब में खुर्शीद खामोश की अदबी खिदमात पर भी सेर हासिल गुफ्तगू हुई और ऐसे नौजवान शोरा को बेहतर प्लेटफॉर्म फराहम करने की तरकीब दी गई। जब हम बात करते हैं तो इसके डायमेंशन ज़्यादा निकलते हैं, ये बिस्यार माने में बात आती है। फिर तो मेरा हर एक शेर जो है वो मुबहम है और इसी को लेकर मैंने शायरी की है। पिछले ये जो 30-35 साल है, इनमें जो मेरे एहसासात, जो मेरे मुशाहिदात और मेरे जो तजुर्बात रहे हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द मैंने शायरी की है। बहुत इम्पोर्टेंट किताब है, इसलिए इम्पोर्टेंट किताब है कि उसमें इस किताब में जो जिसका टाइटल है तेजाब और त्रैश, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से मैंने इसको पढ़ा है कि इसमें करब है, इंसान का करब है, खास कर जो आज का नौजवान है, जो आज का कश्मीरी नौजवान है, पूरी कौम जो है, उस पूरी कौम का करब, जो आज का करब है, इस शायरी में मौजूद है। और जम्मू एंड कश्मीर प्राइवेट प्लम्बर एसोसिएशन ने शोपियां के दूरदराज इलाके रखपुरा कपरेन में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया। मकामी लोगों को मुफ्त अदियात तकसीम की गई। जम्मू कश्मीर प्लम्बर एसोसिएशन ने इन इलाकों में पहुंचकर फ्री मेडिकल कैंप मुनक्किद कर रहे हैं, जहां डॉक्टर और अस्पताल दस्तयाब नहीं है। मेडिकल कैंप के इनेकाद पर मकामी लोगों ने खुशी का इजहार किया। बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में किए हैं, कुपवारा, बड़गाम और भी श्रीनगर में भी किए हैं, और आने वाले समय में हम और भी डिस्ट्रिक्टों में कर रहे हैं। हम जो पहाड़ी लोग हैं या दूर दराज के लोग हैं, जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस हम उनको देते हैं। ये जो कैंप्स हो रहे हैं हर जगह हो रहे हैं, और आज यहाँ पर भी हमने ये कैंप किया है। कम से कम 500 से ऊपर पेशेंट हमने अभी तक देखे हैं, और लोगों को आज कल ये पता है कि जो हमारे मेडिसिन है, ये इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स होते हैं, आयुष डिपार्टमेंट की कोलैबोरेशन से किया है। ये इनके मैं धन्यवाद करता हूँ। आज हमने यहाँ शोपियान में एक मेडिकल कैंप इनेकाद किया था। हर जगह करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, और आज हमने यहाँ शोपियान में भी किया। और इसका मेन मोटिव यही है कि जो भी गरीब आवाम है उसको फ़ायदा मिले हमारी एसोसिएशन के। LHDC लेह की जानिब से असातिज़ा की तरबियत का 1 साल मुकम्मल होने पर एक तकरीब मुनक्किद की गई। CEC LHDC लेह ताशी ग्यालसन, MP लद्दाख, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मेहमान खसूसी थे। ताशी ग्यालसन ने RTT की कामयाब तकमील पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वो अपने इल्म को साथियों के साथ शेयर करें। उन्होंने दीगर ब्लॉक्स में भी असातिज़ा की तरबियत के इनेकाद का जिक्र किया और मुस्तकबिल करीब में हिंदी टीचर्स ट्रेनिंग के इनेकाद के बारे में बताया। असातिज़ा ने भी इस मौके पर अपना तजुर्बा साझा किया। पुलवामा कस्बे में बीती शब चोरों ने 1 दर्जन के करीब दुकानों में नक्ब लगाया। चोरों ने मोरन चौक और टहाब चौक के अलावा पुराने बस स्टैंड के मार्केट में दुकानों के शटर तोड़ दिए और अशिया के साथ साथ नकदी लूट लिए गए। इस वारदात से कस्बे में काफी तशवीश पैदा हो गई है। पुलवामा पुलिस ने केस दर्ज करके इस सिलसिले में तहकीकात शुरू कर दी है। वहीं राजौरी पुलिस ने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में CEO ऑफिस के करीब वार्ड नंबर 10 में एक मंशियात फरोश के घर की तलाशी ली और बड़ी तादाद में मोबाइल, नकदी, मंशियात और मसरूका सामान बरामद किया। रात गए छापा मारा गया और पुलिस ने मंशियात फरोश को भी गिरफ्तार कर लिया। मंशियात 1 लाख रुपए से जायद की नकदी, 3 वजनी मशीनें और 31 मोबाइल फोन, पानी की मोटर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया और दीगर चीजें बरामद की गई। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के सेक्रेटरी डॉक्टर सईद जावेद कादरी ने बताया कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के ऑडिटोरियम में 1 जून से 3 जून तक एक हाईटेक लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप कम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार चेन्नई से GMC ऑडिटोरियम तक लाइव रोबोटिक सर्जरी का रिले होगा। इस वर्कशॉप के लिए 350 से जायद मंदुबीन ने रजिस्ट्रेशन किया है। इस तकरीब का मकसद GMC श्रीनगर के शोबे सर्जरी में किए गए
यूरोलॉजिकल काम के आला मयार को पेश करने के साथ साथ जदीद तरीन मिनिमल एक्सेस सर्जरी के मुख्तलिफ तरीकेकार को उजागर करना है। उन्होंने बताया कि 1 और 2 जून लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप होगा। 3 जून को मेहमानों के लिए लेक्चर्स, पोडियम पर प्रेजेंटेशन, वीडियो प्रेजेंटेशन और मुख्तलिफ उलझने वाले तिब्बी मसाइल पर पैनल मुबाहिस होंगे। इस तकरीब का एहतमाम डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एंड मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड कश्मीर यूरोलॉजिकल सोसाइटी ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह सेक्रेटरी सेहत और तिब्बी तालीम हुकूमत जम्मू कश्मीर भूपेंद्र कुमार ने किया। एकेडमिक इवेंट्स होता है कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सर्जन्स है या स्टूडेंट्स है उनको ट्रेन करने की। तो इस बारी हमने क्या किया, इस बारी हमने 2 स्पेशलिटीज़ को चूज़ किया। एक तो मिनिमल एक्सेस सर्जरी है जनरल सर्जरी में, और दूसरा यूरोलॉजी स्पेशलिटी को चूज़ किया। तो इन 2 स्पेशलिटी में हमने क्या किया, हमने 2 दिन रखे हैं सिर्फ लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप्स। लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप क्या होता है, उसमें हम सर्जरीज परफॉर्म करते हैं, यानी कि थिएटर में सर्जरी होगी और ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स बैठेंगे, तो उनको जो कुछ भी कंफ्यूजन दिमाग में होगा वो सर्जन को पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है, एक ट्रेनिंग मिल जाती है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और लोगों को पता चलता है कि क्या सर्जरी इंस्टीट्यूट में हो रही है ताकि वो उनका फ़ायदा ले लें। सो हम ये इवेंट जो है ये यूरोसर्ज 2023 है, इनके डेट से 1 टू अलमहदी सुमो स्टैंड बडगाम ने आज आगा सईद यूसुफ मेमोरियल जिला अस्पताल को एम्बुलेंस डोनेट की है। सुमो स्टैंड के ड्राइवरों ने पैसा जमा करके एम्बुलेंस खरीदी और जिला इंतजामिया को सौंप दी। एडीडीसी बडगाम अकरमुल्ला टाक ने अलमहदी सुमो स्टैंड की जानिब से गाड़ी को जिला अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को सौंप दी। सुमो स्टैंड के सदर हाजी अली मोहम्मद ने कहा कि आलमी वबा कोविड के हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये इक़दाम उठाया ताकि अवाम को फायदा पहुंचे। जिला इंतजामिया के साथ साथ आम लोगों ने भी अलमहदी सुमो स्टैंड बडगाम के इस इक़दाम की सताइश की। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन कश्मीर के चेयरमैन, SHO बडगाम, ARTO बडगाम, म्युनिसिपल काउंसिल बडगाम के सदर और दीगर अफसरान मौजूद रहे। और बेमार आई अम साथ सोरे तम गई बेमार गाड़ी बने बिचार दरबदर गई तम मूद कोविडस मज मे पोस तुल ड्राइवरन मे दिमो ड्राइवरों ना अनो गाड़ियां दिमो हस्पताल अमुक सवाब पकन ब्रो। जो आज जहाँ पर ये इवेंट हुआ, जहाँ ये अलमहदी सुमो स्टैंड ने डोनेट किया अपना जो एम्बुलेंस वैन, उसे उन्होंने डोनेट की, ये अच्छा इनिशिएटिव है और काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसी पहल हो जाए और हर एक ट्रांसपोर्टर जो इस वक्त दुविधा में है, लेकिन हमें अलमहदी जितने ने जो किया है, ये पूरा कश्मीर जितने भी स्टेट है वो भी कोई इनिशिएटिव ले। हमने पहले ही कहा कि एम्बुलेंस एक खाली एम्बुलेंस गाड़ी नहीं होती है, ये एक बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, बेसिक लाइफ होती है। तो इससे सिर्फ गरीब लोगों को जो फायदा मिलेगा वो हम इनके लिए तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आगे हम ये भी सोचेंगे कि हम हमारे तरफ से जो इनके बेसिक, जैसे अभी डीसी साहब ने कहा कि इनकी बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग्स और बाकी चीज़ें जो है वो हमारे तरफ से इनको मुहैया होगा। अगर आपको टाइम पे मिल गया इलाज तो आपका जो पेशेंट है वो बच जाता है। अगर टाइम पे नहीं मिला इलाज तो 100% चांस होते हैं कि अगर खून बह गया तो आदमी या इंसान की डेथ हो जाती है। तो इस सिलसिले में जो इन्होंने अलमहदी सुमो ने जो ये इकदाम किया है, ये बहुत ही शानदार इकदाम है। जैसे कि आप जानते हैं, ये इन्होंने एक एम्बुलेंस हमें डोनेट की है CMO ऑफिस को, तो ज़रूर इसका ये फ़ायदा हुआ कि जो भी कोई बीमार होगा या किसी ज़रूरत होगी तो उसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद मिलेगी। सब डिवीजन मेंढर के आगरा मनकोट के मुख्तलिफ देहात के मकीनों ने जिला इंतजामिया पर जोर दिया कि वो इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कों की खराबी के लिए मुबैना तौर पर नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की मुकम्मल जांच शुरू करे। मकीनों ने एग्जीक्यूटिव एजेंसी पर मुबैना तौर पर सड़क की तामीर के लिए गैर मयारी मटीरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। मकामी लोगों ने कहा कि महकमे के सीनियर अहदेदारों को इस मामले का नोटिस लेना चाहिए और इसकी हक तहकीकात का हुक्म देना चाहिए। अपनी माहौलियाती जिम्मेदारियों के तई फौज के अज़्म के मुताबिक गो ग्रीन मुहिम का आगाज किया गया। गुरेज के कुंसलवन गांव में शजरकारी अंजाम दी गई और इस मौके पर रजाकारों को माहौलियाती निज़ाम में दरख्तों की अहमियत और उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत के बारे में जानकारी फराहम की गई। रजाकारों ने यह अहद भी किया है कि वो पौधों की देखभाल करेंगे और उन्हें बाकायदगी से पानी दे कर उनकी परवरिश को यकीनी बनाएंगे। आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर रहबर तालीम टीचर्स फोरम नेशनल ओल्ड पेंशन रेस्टोरेशन यूनाइटेड फ्रंट के यूटी कन्वीनर बशीर अहमद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार के उस फैसले का खैर मकदम किया जिसमें असातिज़ा ने ड्यूटी के साथ साथ डिग्रियां हासिल करने की है और उन असातिज़ा की नौकरियां और डिग्रियां दोनों महफूज है, जबकि उनकी तनख्वाहों से अब किस्त के हिसाब से कुछ रकम सरकार को वापस जमा करनी होगी।
टीचर्स है ये खुश उसलूबी से इन्होंने तरजीह दी क्वालिफिकेशंस को। इन्होंने कहा कि हमारे जो क्वालिफिकेशंस हैं, जो हमने गेन किए हैं, जो हमने अक्वायर किए हैं, हम चाहते हैं कि ये हमें कंसिडर की जाए, ये काउंट की जाए, अगरचे हमें पे वापस देना पड़े। दे आर रेडी, दे आर वॉलंटरली रेडी। और हम इसको एक खुशाइन कदम गवर्नमेंट की तरफ से, हम गवर्नमेंट का इसमें बहुत। आगे बढ़ते हैं। ICDS पोषण प्रोजेक्ट सुंबल और हाजन की आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए पोषण ट्रैकर ऐप पर एक रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम ICDS डिपार्टमेंट की तरफ से डाक बंगलो सुंबल के हॉल में किया गया। 200 से ज्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स और सुपरवाइजर्स ने दिन भर के तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की। वजारत इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन के रिसर्वर्स अंकुश शर्मा ने पोषण ट्रैकर ऐप के अपडेट शुदा वर्जन को इस्तेमाल करने और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग के साथ एक तफसीली प्रेजेंटेशन दी। ऐप में हामला खवातीन, दूध पिलाने वाली माओं और बच्चों के लिए एक मुकम्मल मुस्तफीद होने वाले इंतजामी निजाम की पेशकश की गई है। हमारा जो आज का ये प्रोग्राम था, ये हमारी एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है अबाउट पोषण ट्रैकर। हमारी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लॉन्च हुई है रिसेंटली। तो उसमें बेसिकली हमारे जो वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स, उनको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी डाटा अपलोडिंग करने में। डाटा जो हम अपलोड करते हैं बेनिफिशरीज़ का, उसके मुताबिक ट्रेनिंग थे। ये हमारे मास्टर ट्रेनर आए हैं जम्मू से, स्टेट लेवल नोडल अफसर अंकुश जी। तो हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, हमारी सुपरवाइजर्स है, तो ये इनको आज ट्रेन करेंगे। जो इनके लूप होल्स रहते हैं ट्रेनिंग में, डाटा अपलोडिंग में कोई भी लूप होल रहता है तो उसके वो कन्फ्यूजन्स क्लियर कर देंगे। पूरा सब डिवीज़न है सुंबल और हाजन। तो इसमें और ट्रेनिंग्स होनी है बांडीपोरा में, गुरेज में, अलग अलग जगहों। बेसिकली यहाँ कन्वीनियंट था 2 ब्लॉक्स के लिए, तो आज हमने यहाँ पे सुंबल और हाजन ब्लॉक का कर दिया। कचचकोट से त्राल तक की राब्ता सड़क पर महकमे PMGSY की जानिब से काम शदोमत से जारी है। महकमे के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मंसूर अहमद ने कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि नवंबर से पहले ही राब्ता सड़क काम मुकम्मल किया जाएगा। ये राब्ता सड़क त्राल के सयाहती मकाम को जोड़ रही है, जिसे सयाहती शोबे को काफी फायदा मिलेगा। जो रोड है हमारा केकूट से त्राल तक, ये सैंक्शन हुआ है अंडर PMGSY थर्ड प्रोग्राम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो काम चल रहा है इन अ गुड पेस, काम चल रहा है। कहीं पे इश्यूज थे वो सॉल्व हुए हैं, और जहाँ कहीं भी अभी ये पोल का मसला है, शिफ्टिंग ऑफ यूटिलिटीज़ का मसला है, वो भी हम कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगा। और इसका जो है डेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो नवंबर में, और नवंबर से पहले हम इसको कोशिश करेंगे। दरअसल पुलवामा में हुकूमत ने अगरचे 3 बरस कबल जनरल बस स्टैंड का कयाम अमल में लाया, लेकिन बस स्टैंड पूरी तरह खस्ताहाली का शिकार है, जिसके खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स और कारोबारियों ने अपना खामोश एहतजाज दर्ज कराया। दरअसल बस स्टैंड पर मैकडम न बिछाने से यहां मामूली बारिश के दौरान कुछ हिस्सा तालाब की सूरत इख्तियार करता है। ड्रेनेज निजाम भी बेहतर नहीं है। बस स्टैंड की खस्ताहाली से ट्रांसपोर्टरों, ताजरों के और मुसाफिरों को काफी दिक्कतों का सामना है। वहीं जब न्यूज़ 18 ने मसला जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत कयूम की नोटिस में लाया, तो उन्होंने कहा महकमे बल्दिया के साथ मिलकर बस स्टैंड का काम तरजीही बुनियाद पर किया जाएगा। स्टैंड ऊंटपोर सड़क पे गाड़ दुतुक लितर स्टैंड सड़क पे गाड़ अगर ये आर यमो दुत महकमा कह चीजा रेट वोल बनाए जरान जायदाद ताम कुनो जमीन कुनो बनाए वान खोल बन रोजगार, क्योंकि ये खंडराज ये स्टैंड इसको ऐसे ही वीरान छोड़ा है। अगर देखें कि इसमें अभी भी सारा पानी जमा है, इसकी सफाई की तरफ भी ध्यान नहीं। हम गुजारिश है हम डिपार्टमेंट से अपील करते हैं, खासकर LG एडमिनिस्ट्रेशन और DC साहब पुलवामा से, कि इसकी तरह खास तवज्जो दे और इसको मैग्डमाइज किया जाए। ये हमारी और यहाँ के अवाम की ख्वाहिश है। आप जानते हैं इसको पिछले 2-3 साल हुए शिफ्ट हुआ है, और इसमें जो काम अभी तक हुआ है वो भी देखा है, और CEO जो है MC उसके साथ भी बात हुई है। इसमें प्रायोरिटी में देखेंगे क्या इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, वो भी जो हमारे है अर्बन लोकल बॉडी से देखा जाएगा, वो किया जाएगा। तो मैग्नेमाइजेशन का प्रोग्राम कब तक होगा इसमें से? इसमें मुझे जैसे अभी फ्लैग हुआ है, एक बार देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्टिंग प्लान में इनकॉर्पोरेट किया हुआ है या नहीं है। सो इनकेस अगर किया होगा तो इसको अर्ली एग्जीक्यूशन करवाएंगे, अगर नहीं होगा तो इसको फिर देखा जाएगा कि किस तरह से इसको अकोमोडेट किया जाए। हालिया बारिशों के बाद झीले वुलर में पानी की सतह बढ़ गई है।
कृषि विज्ञान केंद्र बांडीपुरा के रिसर्च फार्म का एक बड़ा हिस्सा फसलों के साथ ज़ेर-ए-आब आ गया है। इस तरह केवीके की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। कृषि विज्ञान केंद्र के जिम्मेदारों का कहना है कि वो इस मसले से निपटने के लिए ज़ेर-ए-आब आने वाले रकबे में नदरू के काश्त शुरू करने का मंसूबा बना रहे हैं। अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से मुसलसल बारिशें हो रही हैं। इन बारिशों की वजह से झील वूलर के पानी की सतह बढ़ गई है। ये पानी अब पतूशे बांडीपुरा में वाक़े कृषि विज्ञान केंद्र में दाखिल हो गया है। झील वूलर के नजदीक इस कृषि विज्ञान केंद्र में सैकड़ों केनाल अराजी पर रिसर्च फार्म मौजूद है और इस पर मुख्तलिफ अक़साम की फसलें इस वक्त तैयार हैं। केवीके ने सैकड़ों अक़साम के मुख्तलिफ पेड़ पौधे भी लगाए हैं। ताहम ये फसलें और पेड़ पौधे इस वक्त ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और केंद्र की जानिब से की गई मेहनत पर पानी फिर गया है। अगर हम देखेंगे, जैसे अगर हम क्रॉप्स वगैरह की बात करेंगे, जैसे हम ये पैडी के बगैर जैसे हम कभी ओट्स लगाते हैं या ब्राउन सरसों लगाते हैं, अचानक जब ये पानी कभी 2-4 दिन इस फील्ड में रहता है, जो ही वाटर लेवल इंक्रीज हो जाती है तो ये पूरा डैमेज कर देता है। एक्सेप्ट अगर हम राइस की बात करेंगे, राइस में कभी लास्ट स्टेजेस में या जो ही राइस पूरा अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो यहाँ पे इस प्लाट्स में हो जाता है तो राइस का चांस से तकरीबन 90% फिर भी वो सक्सेसफुल रह जाता है यहाँ पे। वाज़ेह है कि गैर मुतवक्के बारिशों के दौरान झील वूलर में पानी की सतह बढ़ जाती है और कृषि विज्ञान केंद्र का अक्सर रकबा ज़ेर-ए-आब आ जाता है। चुनांचे इस मसले से निपटने के लिए अब कृषि विज्ञान केंद्र ज़ेर-ए-आब आने वाले रकबे को नदरू की काश्त के लिए तैयार करने का मंसूबा बना रहा है, जबकि केंद्र वूलर के किनारे आबाद दूसरे लोगों को भी नदरू की काश्त की जानिब राग़िब करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ पे जो हमारे वॉलर बैंक्स के एरियाज़ हैं, हम कोशिश करेंगे उन ज़मींदारों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दे के, जो जैसे वो राइस वगैरह जब कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं तो उनका जो पैडी जो होता है वो पूरा नुकसान हो जाता है। हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ को भी, जैसे हम डेमोन्स्ट्रेशन दे देंगे उनको, तो हम कोशिश करेंगे उन एरियाज़ में भी हम नदरू को दोबारा रिवाइवल। 2014 के सैलाब के बाद से झील वूलर में नदरू की पैदावार न होने के बराबर है और अब अगर कृषि विज्ञान केंद्र नदरू की काश्त को लेकर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाए तो इसे वूलर के इर्द गिर्द नदरू की काश्त एक बार फिर शुरू हो जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।